चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम स्टडी करेंगे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में ये पीरियोडिक टेबल का 18 ग्रुप है और इन सभी के पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टोटल कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन है हीलियम को छोड़कर। तो सबसे पहले नोबल गैसेस कौन कौन है उसकी लिस्ट बनाएंगे। हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, ज़ीनॉन 54 और रेडॉन 86। ये 6 नोबल गैसेस है हीलियम से लेकर रेडॉन 86। रेडॉन 86 रेडियो एक्टिव मटेरियल है। शाइनिंग इसका मतलब होता है, शाइनिंग मीन्स ये चमकता है मीन्स शाइनिंग मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और इसी के कारण इसका नाम रेडॉन है। नियॉन का नाम न्यू से रिलेटेड है, न्यू गैस की डिस्कवरी हुई तब इसका नाम नियॉन रखा। हीलियम हीलियस से रिलेटेड है, सन से इसको या सन पर ये प्रेजेंट थी उसके कारण हीलियस के कंसेप्ट से इसका नाम हीलियम बना। फर्स्ट ऑर्बिट 2, इसका डायग्राम होगा NS। इसमें एस ऑर्बिटल में कंप्लीट फुलफिल 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट है, इसलिए ये नोबल गैस के फैमिली में तो शामिल है लेकिन पी ब्लॉक का एलिमेंट में कंसीडर नहीं होगा। फर्स्ट 2 8 2 8 8, आउटर में कितने हैं 8। यहां से डायग्राम क्या होगा NS2Np6। ये एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6, 1 2 3 4 5 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑक्टेट कंप्लीट है सभी गैस में। क्रिप्टॉन 36 2 8 18 8, ये आउटर। ज़ीनॉन 54 2 8 18 18 8। नंबर ऑफ ऑर्बिट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे। ये फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18 और 32 18, लास्ट 8। इस तरह ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सभी के आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं नोबल गैस की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पर डिपेंड है। डाउन द ग्रुप ऑर्बिट के नंबर इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। साइज में लार्जर कौन है, रेडॉन। स्मॉलेस्ट साइज का कौन होगा, हीलियम। सीधा सा कंसेप्ट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहां पर साइज लार्जर होगी डाउन द ग्रुप तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। इसका मतलब ग्रुप में जैसे आप डाउन मूविंग करेंगे तो आईपी की वैल्यू डिक्रीज होगी। सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, हीलियम की, और फिर यहां से लास्ट में कौन होगा, रेडॉन। इस तरह आईपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। दूसरी समस्या इसके साथ, आईपी की वैल्यू पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है क्योंकि इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में मैक्सिमम वर्क डन करना पड़ेगा। मैक्सिमम रिक्वायर्ड वर्क डन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, इसलिए यहाँ आईपी की वैल्यू हाईएस्ट होती है पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस की। तीसरा इसका पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके एटम्स के अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड है। दूसरी समस्या ये कि ये सभी कैसे हैं, मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक का मतलब इनका एक एटम ही मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है क्योंकि ये
आपस में किसी दूसरे एटम से रिएक्ट नहीं होंगे, तो ये मोनो एटॉमिक गैस के फॉर्म में होते हैं। हाँ, अगर आप इसको कूल करेंगे तो इजीली लिक्विफिकेशन होता है, फिर ये लिक्विड में और ज्यादा अगर आप इसको कूल करें, टेम्परेचर डाउन करें, तो ये सॉलिड स्टेट में चेंज होते हैं। तो ये है मोनो एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है आपसी, वो कौन सा फोर्स है? वीक वंडरवाल फोर्स। और वीक वंडरवाल फोर्स किस पर डिपेंड होता है? साइज पर। साइज अगर लार्जर होगी तो वीक वंडरवाल फोर्स की अट्रैक्शन फोर्स हायर होगा, उसकी स्ट्रेंथ हायर होगी। हीलियम की साइज स्मॉलर है, साइज स्मॉलर है तो उसका वीक वंडरवाल फोर्स वीक होगा, मतलब हीलियम गैस फॉर्म में रहेगी। और जैसे जैसे आप डाउन ग्रुप में हीलियम टू रेडॉन तक आते हैं तो यहाँ पर साइज इंक्रीज होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ वीक वंडरवाल फोर्स भी इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड है? अट्रैक्शन फोर्स पर। तो अट्रैक्शन फोर्स कब इंक्रीज होगा? साइज के बेस पर। साइज लार्जर तो स्ट्रेंथ ऑफ वीक वंडरवाल फोर्स हायर, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप। अगला पॉइंट इसका रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते ही नहीं, क्योंकि ये तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेज में होते हैं। मींस एक ही एटम इसका मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता, ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर आप इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं तो ये नेक्स्ट ऑर्बिट वैलेंसी सेल के बाहर गेन करेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। मतलब न्यूक्लियस वर्क डन नहीं करेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा इस पर। और जब आप वर्क डन करोगे, वर्क डन बाय अस, तो प्रोसेस बन जाएगा एंडोथर्मिक, वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो ऐसे केस में इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है पॉजिटिव होती है। और जैसे जैसे साइज लार्जर होगी वैसे वैसे ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज होगा तो लेस पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट होती है। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट है। बाकी एलिमेंट में जो इसके बैक साइड है, हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, उनमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट क्या है? जब पहला इलेक्ट्रॉन एलिमेंट गेन करेगा तो न्यूक्लियस वर्क डन करता है, इसमें न्यूक्लियस वर्क डन नहीं करेगा, हमको वर्क डन करना है। इसलिए वैल्यू पॉजिटिव साइन से होगी। और पॉजिटिव साइन आप जानते हो क्या होता है? दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। उसी के बेस पे पॉजिटिव साइन आएगा। मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू 0 से हायर है, मतलब पॉजिटिव है। वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब कोई एलिमेंट गेन करता है तो न्यूक्लियस वर्क डन करता है उसको गेन करने में। तो न्यूक्लियस वर्क डन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। यहाँ अपोजिट है, यहाँ हमको वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इतने पॉइंट को पहले नोट करेंगे, उसके बाद फिर इसके दूसरे पॉइंट की स्टडी करेंगे। नोट करिए। अगला पॉइंट है इसका वाटर सोल्यूबिलिटी। नोबल गैसेस वाटर सोल्यूबल है। वाटर में क्या होगी? है सोल्यूबल। अब वाटर में सोल्यूबिलिटी का क्या रीजन है, उस रीजन को समझिए। वाटर आपको पता है खुद पोलर नेचर का है, मतलब इसमें ऑक्सीजन 2 लोन पेयर लेकर रहती है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और ये दोनों स्लाइटली कैसे हैं? पॉजिटिव। ये वाटर मॉलिक्यूल का डायग्राम है जो खुद कैसे नेचर का है? पोलर नेचर का है। और आप जानते हो इसमें डाइपोल मूवमेंट होता है, म्यू एप्रॉक्स 1.84
दे भाई, ये वाटर का डाइपोल मूवमेंट है। इनकी सोल्यूबिलिटी का जो कंसेप्ट है डाइपोल से रिलेटेड है। अब क्या होगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल डाइपोल खुद रखता है क्योंकि ये तो पोलर नेचर का है, और जब इसके अंदर आप नोबल गैस को सोल्यूबल करोगे तो ये अपने डाइपोल से उसके अंदर एक इंड्यूस डाइपोल पैदा करेगा और फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण इनकी सोल्यूबिलिटी है। जैसे आपने कई केस में पहले स्टडी की होगी, अल्कोहल्स एंड ईथर आर सोल्यूबल इन वाटर। तो क्यों है वाटर के अंदर ईथर्स और अल्कोहल सोल्यूबल? क्यों कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और कोई सा भी स्पेशल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो तय है कि वाटर में उस कंसेप्ट उस कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ वाटर में ये नोबल गैसेस सोल्यूबल क्यों है? इसके कारण डाइपोल। ये किसका डाइपोल है? ये ऑलरेडी वाटर के पास है। फिर ये वाटर इसमें क्या पैदा करेगा? इंड्यूस डाइपोल। ये वाटर का कंसेप्ट है, वाटर के पास डाइपोल होता है। ये इंड्यूस डाइपोल किसमें पैदा किया? उसमें नोबल गैस के अंदर। और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे और सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब नोबल गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन एक स्पेशल बॉन्ड, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। कैसे फॉर्मेशन होता है समझिए। ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये पोर्शन कैसा है इसका? एक पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन, ये इस तरह। इसके सामने कौन है? ये सपोज कोई नोबल गैस है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम आर्गन को कंसीडर कर लेते हैं। कोई सी भी नोबल गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्गन को डिजाइन कर, मोनो एटॉमिक है, ये मोनो एटॉमिक गैस होती है। और आपको अभी सीपीसीबी की वैल्यू बताई है 1.66 होती है इसके लिए। चलिए, तो ये स्फेरिकल इन शेप है। अब ये सामने आया वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा इसके, और कैसा कर देगा? ये नेगेटिव, तो इस साइड कौन सा पार्ट बना देगा? पॉजिटिव। और इस साइड कौन सा पार्ट बना देगा? नेगेटिव, और इसको डिस्टर्ब कर दिया। अब बताओ, पहले ये स्फेरिकल इन शेप था, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था आर्गन के अंदर, लेकिन जैसे वाटर का मॉलिक्यूल इसके नजदीक आया तो वाटर के अंदर डाइपोल है और ऑक्सीजन जो नेगेटिव है इसकी तरफ है, तो इसके क्लाउड को क्या कर दिया उसने? डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे ये इस साइड कौन सा पार्ट बना दिया? नेगेटिव पार्ट के पास पॉजिटिव पार्ट का फॉर्मेशन होगा। उधर कौन सा पार्ट डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या किया? ये नेगेटिव है तो रिपेल होगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस साइड चली गई। इधर ये पॉजिटिव पार्ट की तरह काम करने लगा। एक पॉजिटिव एक पार्ट नेगेटिव हो गया, इसमें भी पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? इंड्यूस डाइपोल। इसके अंदर जो डाइपोल पैदा हुआ उसको हम बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। क्यों? इस डाइपोल से ये इंड्यूस हुआ है इंडक्शन के थ्रू। तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव, इसके अंदर डाइपोल पैदा हो गया, डाइपोल पैदा हो गया तो ते दोनों में अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा। ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये आ गया अट्रैक्शन फोर्स। इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण नोबल गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। अब ये डाइपोल इंड्यूस जो है किस पर डिपेंड है? इंड्यूस डाइपोल डिपेंड अपॉन साइज। ये साइज पर डिपेंड है, जैसे वीक वंडर वाल फोर्स साइज पर डिपेंड है, उसी तरह ये इंड्यूस डाइपोल भी साइज पर डिपेंड है। और जैसे जैसे नोबल गैस की साइज लार्जर होगी ये इंड्यूस डाइपोल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, मींस अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी हायर होगी, इंक्रीज होगी, तेजी से बढ़ेगी सोल्यूबिलिटी। तो हीलियम से जैसे जैसे आप नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान तक आते हैं तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है नोबल गैसेस की।
बात आ गई समझ में? इस पूरी कहानी को नोट करिए। नोट करने के बाद फिर अगली बात करेंगे कुछ। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन डिफिकल्ट है, इसलिए इसमें कंपाउंड फॉर्मेशन ओनली जिनॉन के होते हैं, और जिनॉन भी ऐसे एलिमेंट से कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, लाइक फ्लोरीन और ऑक्सीजन। इन दोनों से जिनॉन कंबाइंड होगा कोवेलेंट बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, और फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो हम किसके कंपाउंड स्टडी करें? कंपाउंड ऑफ जिनॉन। जिनॉन के कुछ कंपाउंड अपने सिलेबस में है, उनकी स्टडी करते हैं। पहले जिनॉन के बारे में स्टडी करें। जिनॉन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 54 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड 8 थर्ड 18 फोर्थ 18 लास्ट 8। मतलब जिनॉन का जो वैलेंसी सेल है 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। और उसका डायग्राम कैसे होगा, यहाँ बना देता हूँ। NH2Np6, ये NH2 और ये Np6। दूसरी चीज आपको पता है कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 2 3 4 5th ऑर्बिट है, तो डी ऑर्बिटल इसमें पॉसिबल है, वेकेंट है। ये डी ऑर्बिटल, ये 5 डी ऑर्बिटल इसमें वेकेंट है, और ये अपने ऑर्बिटल को एक्सटेंड करेगा एनर्जी को गेन कर, और आगे इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर ऑर्बिटल को बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करेगा। तो इसके अलग अलग कंपाउंड है। पहले फ्लोरीन के कंपाउंड की स्टडी करेंगे, फिर फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन भी इससे कंबाइंड होता है। कभी कभी दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लेंगे HCF2, फिर उसके बाद फॉर्मेशन करेंगे HCF4 का, और लास्ट में हम स्टडी करेंगे HCF6 का। ये फ्लोरीन से अटैचमेंट है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, इसलिए जिनॉन उससे कंबाइंड होकर के ये जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टडी करेंगे। फ्लोरीन कितनी अटैच हुई? 2। फ्लोरीन की पोजीशन आप जानते हो, यहाँ फ्लोरीन का डायग्राम बना देता। फ्लोरीन 9 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड 7। मतलब फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मींस वो सिंगल इलेक्ट्रॉन से सिंगल ऑर्बिटल से पार्टनरशिप कर सकता है, लेकिन उसको एक ऑर्बिटल अनपेयर्ड चाहिए, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में अनपेयर्ड इन्वॉल्व होते हैं। तो जिनॉन का ये जो ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सटेंड करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सटेंड करेगा। ये यहां से ऑर्बिटल को इसने एक्सटेंड किया, यहां जंप कर दिया, हो गए 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड। बस फ्लोरीन वहां अटैच हो जाएगी, HCF2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक फ्लोरीन यहां अटैच होगी, एक फ्लोरीन यहां अटैच होगी। क्लियर? अब हम ये देखें कि जिनॉन डाइफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जितने ऑर्बिटल इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे वही तो हाइब्रिडाइजेशन है, और पेयर्ड, अनपेयर्ड और वेकेंट तीनों ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये पेयर्ड था, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड हुआ, ये वेकेंट था, इलेक्ट्रॉन आगे गया था। तो सभी के इसमें नाम आएंगे। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d, क्योंकि एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, p के 3 और एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ। हाइब्रिडाइजेशन का रूल है, पेयर्ड, अनपेयर्ड, वेकेंट तीनों ही ऑर्बिटल के इसमें नाम आते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। ठीक है? अब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन पता करें। जिनॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। जिनॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने? 8। फ्लोरीन एक कितने लेकर आता? 7। तो 2 फ्लोरीन कितने लाएगा? 14। टोटल क्या हुआ? 22। पहले 8 से डिवाइड करो, कितने टाइम? 2 टाइम। और रिमेनिंग कितना है? 6 वैल्यू। अब इस 6 को 2 से डिवाइड करो,
ये क्या हो गया 3 2 और प्लस 3, आंसर बना 5। 5 का मतलब sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब इसकी ज्योमेट्री क्या है? इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, जिनान सेंटर में होता है, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन ऐसे, तो ज्योमेट्री क्या बनी? लीनियर। अब लोन पेयर कहाँ है? ट्राइगोनल, 1 2 और ये 3 ऐसे। तो ध्यान रखिए इसमें 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। डायग्राम बनाइए इसका, उसके बाद हम HCF4 की स्टडी करेंगे। इसको नोट करिए, डायरेक्ट डायग्राम बना के लिखिए। चलिए भाई, सेकंड जिसका नाम है HCF4, ये HCF2 की पूरी ज्योमेट्री है। ध्यान रखिए एग्जाम में ये डायग्राम लीनियर के नाम से आएगा और हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, तो आपको वहां ध्यान रखना। अब बात करें HCF4 की, तो HCF4 कैसा होता है भाई? उसमें तो 4 फ्लोरीन लगेगी, तो डायग्राम तो हम यही यूज करें, पर 4 फ्लोरीन को अटैच करने के लिए पहले आप इसको ले गए थे, 2 को अटैच करने के लिए, अब इस इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाओ। ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे गया, ये हो गए 4 ऑर्बिटल अनपेयर, बस 4 फ्लोरीन लगा दो, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। अब लोन पेयर कितने बचे? 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर इक्वल टू 6 का मतलब sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है। डायग्राम आप बनाओगे तो ये लोन पेयर बैलेंस होंगे अप डाउन, ठीक है? जैसे ये जिनान सेंटर में एक क्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चारों सेम प्लेन में है। ये हो गया स्क्वायर। लोन पेयर कहाँ है? एक अपर साइड, एक डाउन साइड, इसलिए इसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला लगाओगे, जिनान के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8, एक फ्लोरीन लेकर के आता 7, 4 लेकर के आएगा 28, टोटल आंसर बना 36। डिवाइड करोगे 8 से, 4 टाइम डिवाइड होगा 4 रिमेनिंग, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 और प्लस 2 इक्वल टू 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री इसकी स्क्वायर प्लेनर है। 2 मिनट के अंदर डायग्राम बनाइए, फिर हम बात करेंगे HCF6 की। लोन पेयर बॉन्ड पेयर ध्यान रखिए, 2 लोन पेयर है, 4 इसमें बॉन्ड पेयर है। बात करेंगे उससे। HCF6 जिनान हेक्साफ्लोराइड, पहले भाई इसका डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पता करें। HCF6 जिनान के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन 1 लेकर के आया 7 और 6 लेकर के आएंगे 42, 50 को डिवाइड करो 8 से, 6 टाइम, रिमेनिंग 2 को 2 से डिवाइड करो 1, मतलब 6 + 1 इक्वल टू 7। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 पक्का। अब देखते हैं भाई क्या होगा, डायग्राम बदलते हैं। अब इस डायग्राम में चलते हैं, आपको 6 फ्लोरीन अटैच करना है, मतलब ये वाले ऑर्बिटल को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाना है। एक फ्लोरीन यहाँ लगाइए और एक फ्लोरीन यहाँ लगा दीजिए। 6 फ्लोरीन आप लगा चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 नजर आता है। एक लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर। ये जो 2 से 2 को डिवाइड करते हो यही लोन पेयर का नंबर होता है, जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वो लोन पेयर है, और जितनी टाइम वो डिवाइड होता है वो बॉन्ड पेयर है। जिनान सेंटर में होगा, अप डाउन, ये 4 फ्लोरीन, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और भाई एक इधर, ये तो स्क्वायर बनेगा, ठीक।
और एक फ्लोरीन ये यहाँ लोन पेयर बैठा रहेगा बीच में, ऐसे साइड में। तो ये डिजाइन को क्या करेगा, लोन पेयर तो हमेशा डिजाइन को बिगाड़ता है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलेंगे इसको, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बना लीजिए भाई डायग्राम। इसका डायग्राम बना लीजिए भाई। आगे देखते हैं और कौन से कंपाउंड है आपके सिलेबस में। जिनान के और 2-3 कंपाउंड पढ़ते हैं जरा। चलिए भाई, बना लिया होगा आपने। क्या पता अति क्या गया नहीं। बात क्या हो, कोई रुकेगा क्या पढ़ने के लिए, कलाकार है वो। एक डायग्राम और स्टडी करते हैं हम, जिसका नाम है XCOF4। ये ऐसा डायग्राम बनेगा भाई, XC, ये F4, 1 2 3 4। एक लोन पेयर इस पर रहेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री लिख लीजिए। XCOF4 की जो ज्योमेट्री दी है उसका नाम लिख लीजिए। उसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। अब आप बोलोगे आपको तो 5 कॉर्नर दिख रहे हैं, तो 5 कॉर्नर दिख रहे हैं, तो ये इनके प्लेन में नहीं है। जैसे ये सेंटर में एक क्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, एक ऑक्सीजन ऊपर है और लोन पेयर नीचे है, या लोन पेयर ऊपर है ऑक्सीजन नीचे है, इस तरह। तो ये कैसा ज्योमेट्री है, स्क्वायर तो है बट पिरामिड है। ठीक है, एक डायग्राम और बना लीजिए इसमें। FC, ये F, ये F, और फिर 2 ऑक्सीजन इधर है ऐसे, और एक लोन पेयर इधर है। इसका पूरा नाम लिख देता, XC और 2 F2। और ये ज्योमेट्री कैसी होगी, C का हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेंगे। दोनों के हाइब्रिडाइजेशन, इसका और उसका हाइब्रिडाइजेशन पता कर लीजिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर यहाँ 5 और एक ये लोन पेयर 6। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन पता कर लीजिए। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 और एक लोन पेयर। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का टोटल करिए, 5 बॉन्ड को छोड़ दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। नोट करिए भाई।